आज हम 12वीं कक्षा में गद्य खंड से तीसरा पाठ काले मेघा पानी दे लेकर प्रस्तुत हैं। जैसा कि आप जानते हैं और इसे संयोग ही कहेंगे कि अभी हमारे पूरे देश में मानसून का समय चल रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है, इसको ज़्यादा वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। मानसून का समय है और अगर अपवाद को छोड़ दिया जाए तो हमारे यहाँ मानसून जुआ के खेल के रूप में जाना जाता है। यानी वर्षा हुई, देश में खुशहाली है, समृद्धि है, सब कुछ है। लेकिन प्रकृति अगर नाराज हुई और आकाश में बादल छाते रहे, लेकिन एक बूंद पानी का अगर वर्षा के रूप में न आए तो न केवल किसान आत्महत्या करने जैसे कठिनतम कदम उठा लेते हैं, वरन पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ता है और आम जनजीवन तो अस्त व्यस्त होता ही होता है। तो ये तो केवल मैंने आपको बताया कि प्रस्तुत पाठ किस विषय से संबंधित है, और अब बताऊं आपको बहुत संक्षेप में एक दो वाक्यों में आपके लेखक के बारे में। धर्मवीर भारती उत्तर प्रदेश के रहने वाले, सन 1927 में आगमन होता है, यानी जन्म होता है। दिनमान पत्रिका के संपादक, धर्मयुग पत्रिका के भी संपादक, और वर्षों तक खड़ी हिंदी, आधुनिक हिंदी के एक प्रयोगधर्मी कवि के लेखक के रूप में हम इन्हें जानते हैं। इस पाठ में लेखक ने बिल्कुल सरल हिंदी में, छोटे वाक्यों में सभी को बताने की कोशिश की है। परंपराएं, संस्कृति, उत्सव, पर्व, त्योहार, इसे महज हम अंधविश्वास कह करके खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि भारतवर्ष की पहचान विविध धर्म, संप्रदाय और लोगों के मिलने से ही इसकी पहचान रखी गई है। अब इसमें किसी एक को अगर हम हटा देते हैं तो जाहिर है कि भारत के न केवल वर्तमान, संपूर्ण स्वरूप पर इसका असर पड़ता है। इन्होंने इन दोनों के बीच जो वर्तमान समय में हमारे समाज और राष्ट्र के समक्ष एक चुनौती के रूप में यह द्वंद्व आकर के टिक गया है। तथाकथित कुछ पढ़े लिखे लोग हमारे पर्व, त्योहार और संस्कृति को अंधविश्वास की संज्ञा देकर के खारिज करना चाहते हैं, इसे बेकार की बातें बताते हैं। और वहीं दूसरी तरफ उनकी ये दलील होती है, उनके विचार होते हैं कि विज्ञान के अनुसार ये पर्व, त्योहार ढकोसला के अलावा कुछ नहीं है। हमें इन्हें खारिज करना चाहिए, निष्कासित कर देना चाहिए अपनी जीवन शैली से। लेखक ने बहुत ही सरल, आकर्षक और चुलबुले ढंग से इस बात को आपके सामने में रखा है। आइए देखते हैं कि पाठ में उन्होंने क्या क्या बातें रखी है और कैसे आपको ये बताने की कोशिश की है कि विज्ञान अपनी जगह पर, परंपरा और संस्कृति जो जहाँ हमारे देश की मूल आत्मा बसती है, इसे हम अंधविश्वास और ढकोसला कह करके खारिज नहीं कर सकते। दरअसल यही तो हमारी खूबसूरती है, विविधता में एकता, जो इसे दुनिया से बिल्कुल अलग करती है। आषाढ़ का महीना है, जेठ आषाढ़ का महीना,
धरती तवा की तरह जल रही है। और लेखक ये चिंतन कर रहा होता है कि अगर वर्षा नहीं हुई तो फिर क्या होगा। विज्ञान का छात्र होने के कारण और एक सामाजिक संगठन का सक्रिय सदस्य होने के कारण लेखक ये सोच रहा होता है कि काश हम प्रगति के नाम पर, विकास के नाम पर, यांत्रिकरण के नाम पर अगर मशीन को अपना जीवन या सर्वस्व नहीं समझते तो शायद न इतना प्रदूषण फैलता, न ही प्रकृति पर इसका विपरीत असर पड़ता और आषाढ़ के महीने में वर्षा अवश्य होगी। एक तरफ उनके ये विचार हैं। दूसरी तरफ इस आषाढ़ में बच्चों हमारे यहाँ कभी महीना के नाम पर, कभी पूर्णिमा अमावस्या के दिन, कभी ऋषियों मुनियों के बताए गए निर्देश के अनुसार जितने दिन उतने पर्व त्योहार मनाने की परंपरा है। और सभी पर्व त्योहार में कोई ना कोई लोक कथा, लोक गाथा, लोकोक्तियां जुड़ी हुई है जो वर्षों के अनुभव को अपने में आत्मसात किए हुए हैं। अब देखिए लेखक इस तपती दोपहरी में बैठा हुआ है। गांव में लोग पानी के अभाव में, पानी की न्यूनता को महसूस करते हैं, क्योंकि जब 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर तापमान जाता है वातावरण का, तो शहरी निकायों में तो नल का पानी सूख जाता है। उधर गांव में कुएं, नहर, तालाब ये सूख जाते हैं। अब समस्या पानी तो पानी है, जल ही जीवन है, यहाँ पर ये समस्या है। दूसरी तरफ लोक मान्यताओं के अनुसार हमारे यहाँ जिन्हें झिझिया कर सकते हैं, झिझिया झ ह्रस्वीकार या आकार झिझिया कर सकते हैं, एक विशेष प्रकार का नृत्य है। कहा जाता है कि इसके द्वारा इंद्र को प्रसन्न करने का काम किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में दो किशोर वय बच्चों की टोली है। एक का नाम मेढक मंडली है और दूसरे का नाम इंद्र सेना, यानी इंद्र की सेना। इंद्र की सेना वर्षा का वाहक, वर्षा के दूत, या कह लीजिए धरती के प्राणियों से वर्षा के देवता के बीच में संपर्क सूत्र का काम करने वाले तत्व ये हैं। होता ये है कि जब दोपहर का समय होता है तो ये किशोर वय वाले बच्चे झुंड बना करके गली मोहल्लों में काले मेघा पानी दे, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है कि गगड़ी में यानी पानी के बर्तन में एक बूंद पानी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे बूंद बूंद पानी रिस गया है। बैल प्यासा, यानी पशु पक्षी सब प्यास से तड़प रहे हैं। ऐसे में मेघ से वह मेढक मंडली विनती करती है कि हमें पानी चाहिए। कौन देगा पानी? तो हमारे यहाँ जो दर्शन रहता रहा है अनेक प्रकार के, उसमें तेन त्यक्तेन भुंजी था, अर्थात त्याग के साथ भोग करने की बात कही गई है। तो त्याग के साथ भोग करने की बात, ये त्याग भी दो तरह के। एक जो हम किसी को कुछ देते हैं उससे पाने के लिए, ये त्याग नहीं है। लेकिन दूसरा होता है कि जब हम हमारे पास खुद ही जिस चीज की ज्यादा जरूरत है और वही जब हम अपनी जरूरत को कम समझते हुए
सामने वाले को उसकी जरूरत समझ करके उसी में से कुछ हिस्सा देते हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से, इसे कहा जाता है त्याग। तो बड़ा ही सुंदर उदाहरण इस पाठ में आया है कि किसान जो खेती करते हैं, चाहे वो खरीफ हो या रबी, पहले क्या करते हैं, जोतने के बाद, खेतों की तैयारी के बाद उसमें बीज के रूप में पहले अनाज धरती माता को देते हैं। ये त्याग हुआ। और बदले में कई गुना धन और धान्य के रूप में धरती माता किसान को फसल की अवधि पूरी होने पर लौटाती है और हमारा देश सुखमय बन जाता है, समृद्ध हो जाता है। मतलब त्याग के साथ भोग करने की बात। वो जो आपको बता रहे थे अभी, मेढक मंडली, किशोर उम्र के बच्चों की जो टोली है, ये पशु पक्षियों का वास्ता देकर के प्रकृति से पानी की मांग करता है। परंपरा ये है कि गांव घर की महिलाएं, युवतियां या जो भी अपने घर दरवाजे पर उपस्थित सदस्य होते हैं, उन बच्चों के ऊपर जो भी पानी है उसमें से पानी फेंक करके ऊपर से, बाल्टी से हो, घड़ा से हो या पानी के जिस किसी भी बर्तन से हो, उन्हें देने का उनके ऊपर डालते हैं। सोच ये होती है कि इस तरह की परंपरा, उत्सव से इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे और वर्षा होगी और धन्य धन से समृद्ध हमारा देश होगा। ये लोगों की सोच है, चाहे वो गांव हो या शहर। लेखक चूंकि विज्ञान के छात्र रहे हैं, इनके मन में एक सवाल उठता है कि एक तरफ जहां बूंद बूंद पानी को सहेजने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बाल्टी भर के, घड़ा भर के इन बच्चों के ऊपर फेंक देना, ये कहाँ की समझदारी है? ये कौन सी बुद्धिमानी है? ये कंप्लीट बेवकूफी है। यह बात जैसे तैसे लेखक के एक दूर की जो जीजी लगती हैं, जिन्होंने इनका न केवल पालन पोषण किया है, इन्हें पढ़ाया लिखाया है, वैसे रिश्ते में इनकी वो कोई नहीं लगती। लेकिन इतना ज्यादा दोनों में स्नेह है, लेखक में और इनकी जीजी में, जितना लोग माँ बहन की कदर नहीं करता, लेखक उतनी श्रद्धा उस जीजी के प्रति रखते हैं। अब जीजी का स्वभाव क्या है? तो गांव की जो सभ्यता, संस्कृति, पर्व, उत्सव के प्रति जो श्रद्धा होती है, जो आस्था है, जो विश्वास है, वो है। लेखक चूंकि सामाजिक कार्य करता है, सामाजिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए हैं, विज्ञान के छात्र हैं, तो जाहिर है कि दोनों दो ध्रुव पर हैं, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। मेरा कहने का मतलब है कि दोनों दो अलग अलग विपरीत विचारधारा हैं। अब ऐसे में कैसे बात आगे बढ़ेगी? लेखक जीजी को जाकर के कहते हैं कि हमारा विज्ञान कहता है एक एक बूंद पानी को सहेजने से ही जीवन रहेगा इस धरती पर। और इन लोगों को देखते हैं कि ये परंपरा के नाम पर, पर्व त्योहार के नाम पर ये जो पानी का दुरुपयोग करते हैं, ये तो बिल्कुल ही अनुचित है। ये अंधविश्वास के नाम पर, ये पर्व त्योहार के नाम पर, आस्था के नाम पर ये जो कुछ भी दुरुपयोग किया जा रहा है, ये तो संसाधन की बर्बादी है। जीजी इन्हें समझाती है, जो आपको अभी अभी पीछे हमने वर्ग में अभी कहा कि त्याग के साथ भोग करना भारतीय संस्कृति का मूल तत्व रहा है। इसलिए अच्छा बच्चों, इस प्रसंग में एक और बात ये निकल करके आती है। अभी वर्तमान में पूरी दुनिया में कोरोना संकट छाया हुआ है। अप्रासंगिक नहीं है, मैं प्रसंग से जोड़ करके आपको बता रहा हूं। अभी पूरी दुनिया में कोरोना संकट छाया हुआ है। बहुत ऐसे मरीज हैं जो सुन करके कि कोरोना हो गया या होने वाला है, दम तोड़ दे रहे हैं, जिंदगी की जंग हार दे रहा है। और बहुत ऐसे भी हैं 6 माह के बच्चे, साल भर के बच्चे, 3 साल के बच्चे,
जिन्हें समझ नहीं है सही गलत का या दुनियादारी का, जंग जीत के लौट रहे हैं। तो जी मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों कि भारतीय लोग, भारतवासी जो होते हैं, अति विपरीत परिस्थिति में भी संघर्ष करके, जूझते हुए आपदाओं, मुसीबतों और विपत्तियों को बौना कर देते हैं और जिंदगी की जंग को जीतते हैं, जिस पर सारी दुनिया को आश्चर्य होता है। मैंने कोरोना का जिक्र इसलिए किया कि 130 करोड़ की आबादी भारत, यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश जिनकी आबादी 20, 25, 30, 50 करोड़ के लगभग है, वहाँ लाखों की मौत हो गई है, हमारा अभी 20,000 के नीचे ही आता है। इस पाठ से मैं इस उदाहरण को आपको जोड़ दे रहा हूं कि हमारे पर्व, त्योहार, उत्सव, आस्था और हमारी संस्कृति हमें संदेश देती रही है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जो हार न माने उसे कहते हैं भारतीय। और हमारे पर्व त्योहार में ये संदेश छिपा हुआ होता है। लेखक इस बात की भी चर्चा करते हैं। इसी तरह से इंद्रसेना एक दूसरे बच्चों की टोली है। वो मेढक मंडली के गुजर जाने के बाद वो जब निकलता है गली मोहल्लों में तो लोग उसे भी पानी से नहलाते हैं। लेखक को पहले वाले प्रसंग की ही तरह दूसरे प्रसंग में भी वही शिकायत रहती है। घर पर जब आते हैं मुंह फुला करके बैठ जाते हैं। और दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि विपरीत सोच रखने वाली जीजी हैं। छठ से लेकर के दिवाली तक और करवा चौथ से लेकर के तमाम पर्व त्योहार को करने वाली और वैधानिक रूप से विधि सम्मत करते हुए लेखक को ये सब नागवार लगता है। लेखक एक तरफ सोचते हैं कि आज मैं जीजी को जाकर के बता दूंगा कि ये सब ढकोसला है, आस्था के नाम पर कंप्लीट बेवकूफ़ी की बातें की जाती है। और दूसरी तरफ जीजी हैं, वो 5वीं भी नहीं पास हैं, पढ़ाई लिखाई के नाम पर वो कुछ नहीं, लेकिन अनुभव, तजुर्बा जो उनके पास है लेखक को निरुत्तर कर देती है। और लेखक अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जिस यूरोप वासियों ने अफवाह के रूप में यह कहने से शुरू किया कि भारत के जो लोग अपने को आर्य कहते हैं वो तो वहाँ के निवासी हैं ही नहीं, मध्य एशिया से जाकर के बसे हुए हैं, वही यूरोपवासी दुनिया में हमारे पर्व त्योहार का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वहाँ के लोग पिछड़े हुए हैं। बताइए, इतने वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी के बाद भी लेखक के मन में एक विचार आता है कि हम अंग्रेज की तरह विज्ञान, तकनीकी और यंत्र को प्राथमिकता क्यों नहीं दे सके। ये तो हमारा देश भी विकसित होता। हम इसी अंधविश्वास में पड़ करके अपने देश की दुर्गति कराते रहे। लेकिन जब इनको परंपरा, संस्कृति और पर्व त्योहार के उन गूढ़ रहस्य का पता चलता है, उसमें छिपी हुई शक्ति का पता चलता है, लेखक का जो यह द्वंद्व है कि एक तरफ विज्ञान और दूसरी तरफ भारतीय परंपरा और संस्कृति, क्या दोनों विपरीत हैं? लेखक कहते हैं नहीं। दरअसल अगर हम अपनी परंपरा को जानते हुए, उसका निर्वाह करते हुए, अपनी संस्कृति का संरक्षण करते हुए, अपने पर्व और त्योहारों में छिपे हुए संदेश को आत्मसात करते हुए और तब अगर हम प्रगति के राह पर आगे बढ़ें तो इससे विज्ञान का ही भला नहीं होगा, लोक कल्याण की भावना को बल मिलेगा और निश्चित रूप से यह देश तमाम विकसित देशों से अलग प्रकार का और अनोखा देश होगा। इस तरह से लेखक ने बताया कि मेघ से पानी मांगने के नाम पर पानी की बर्बादी नहीं होती है,
वरन उस विपरीत परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में भी लोगों में जो जीवन जीने की उत्कंठा है, जिसे एक शब्द में जिजीविषा कह सकते हैं, वो जिजीविषा को प्रकट करता हुआ प्रतीत होते हैं। तो फिलहाल बच्चों, पाठ का जो संदेश है वह इतना ही कि काले मेघा पानी दे। तो इस पूरे पाठ में आपने देखा कि हम विज्ञान, तकनीक, मशीनीकरण और साथ ही साथ परंपरा और संस्कृति का संरक्षण करते हुए अगर आगे बढ़ें तो इसमें कहीं भी विरोधाभास नहीं है, कहीं भी टकराव नहीं है, वरन एक दूसरे की खूबसूरती को और बढ़ाएंगे, एक दूसरे को सहयोग देंगे। अंत में देखा कि यही संदेश हमारे आपके बीच छोड़ करके इस पाठ को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।